हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में हमारे मर्केंटाइल एरा को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे मर्केंटाइल एरा में हम इंडो ग्रीक जो किंग्स हैं हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो मर्केंटाइल एरा में हमारे जो फर्स्ट किंग हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट किंग है डिमेट्रियस। डिमेट्रियस जो हैं ये हमारे फर्स्ट किंग हैं इंडो ग्रीक बाक्ट्रियन ग्रीक्स के। डिमेट्रियस ये हमारे फर्स्ट किंग हैं, किंग ऑफ बाक्ट्रिया। किंग ऑफ बाक्ट्रिया, ये बाक्ट्रिया के राजा हैं। अगर हम देखें तो इन्होंने इंडिया में जब इन्वेड किया तब अराउंड 190 BCE में ये इंडिया में इन्होंने अपना इन्वेजन यहाँ पर शो किया। ये इन्वेड इन्होंने इंडिया में किया। ये इंडिया में 190 BCE के अराउंड इन्होंने इंडिया में प्रवेश किया। अराउंड 190 BCE इन्वेडेड इंडिया। इंडिया में इन्होंने अपना इन्वेजन 190 BCE के अराउंड यहाँ पर इन्वेजन किया अपना, यहाँ पर जो है इंडिया में प्रवेश किया। अगर हम देखें तो फिर यही थे, डिमेट्रियस ही थे जिनका जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पुष्यमित्र शुंगा के साथ। लास्ट के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो पुष्यमित्र शुंगा थे उनका जो यहाँ पर उन्होंने वॉर जो की थी वो किसके वर्सेस की थी, वो वर्सेस थे डिमेट्रियस के वर्सेस ही उन्होंने एक वॉर को यहाँ पर किया। उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो पुष्यमित्र शुंगा के साथ ही इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट विद पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा के साथ ही इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर शो किया, इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनके साथ। और अगर हम देखें तो इन्होंने जैसे मौर्यन एम्पायर जो था, हमने मौर्यन एम्पायर देखा था, ये हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। सॉरी, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं इसे दोबारा से एक बार यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको इजीली चीज़ों का यहाँ पर विजुअलाइजेशन बन पाए। अगर हम ये देखें तो ये हमारा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के अगर हम सब कॉन्टिनेंट की यहाँ पर बात करें तो जो मौर्यन एम्पायर था वो यहाँ तक, हमारे साउथ के ये रीजन तक और हमारा ईस्ट के यहाँ तक, इतना रीजन जो था वो पूरा यहाँ पर मौर्यन एम्पायर से, ये पूरा मौर्यन एम्पायर ही था। ये पूरा मौर्यन एम्पायर था, हमने लास्ट में पढ़ा था। मौर्यन एम्पायर का जो ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था, यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड कर लिया था। तो यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड कर लिया। ये यहाँ से अटैक कर रहे थे तो इन्होंने ये राज्य को यहाँ पर अपने राज्य के अंदर यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया, यहाँ इनको अपने राज्य के अंडर ही यहाँ पर कर लिया था। तो इनका जो अगर हम देखें, इन्होंने ये रीजन को कॉन्कर किया, कॉन्कर्ड considerable part of Mauryan Empire in northwest India, in northwestern India। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, इसके कई जगहों पर इन्होंने जो जगह थी, कई रीजन्स इस तरह के थे जो मौर्यन एम्पायर के अंडर आ रहे थे। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ इस तरह के जो हिस्से थे, कुछ रीजन्स थे जो मौर्यन एम्पायर के थे, उनको भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया, यहाँ तक अपने राज्य को एक्सटेंड कर लिया था। और अपने बाक्ट्रियन का जो रूल था इसको एक्सटेंड कर लिया था इन्होंने। हिंदू कुश का जो एरिया था उसके साउथ साइड तक इन्होंने अपने राज्य को यहाँ एक्सटेंड किया। एक्सटेंडेड Bactrian rule
Bactrian rule to the south of हिंदू कुश। हिंदू कुश का जो एरिया था, हिंदू कुश माउंटेन है जो, उसके साउथ साइड तक यहाँ इन्होंने अपने बैक्ट्रियन रूल को यहाँ इस्टेब्लिश कर लिया था, यहाँ एक्सटेंड कर लिया था। तो ये थे हमारे डिमेट्रियस के बारे में। अब हम जो है हमारा नेक्स्ट जो राजा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है मिनेंडर। मिनेंडर या मिलिंदा या इन्हें बोला जाता है मिनेंदर, और इनका टाइम पीरियड रहा है 165 से 145 BCE तक का इनका टाइम पीरियड यहाँ तक रहा है। अगर हम देखें तो ये जो है एक मोस्ट सेलिब्रेटेड, मतलब कि ये एक इंडो ग्रीक ऐसे रूलर थे जो यहाँ पर इंडो ग्रीक पावर को ही स्टेबलाइज नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने एम्पायर को भी एक्सटेंड किया था इंडिया तक। ये इंडिया तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर चुके थे। नॉट ओनली स्टेबलाइज्ड इंडो ग्रीक पावर, not only stabilized Indo-Greek power, also extended his empire in frontier of India. Empire also extended his empire frontier in India. इन्होंने अपने एम्पायर को इंडिया तक भी एक्सटेंड कर लिया था। इन्होंने कहाँ कौन कौन से राज्यों को यहाँ एक्सटेंड किया था? ही एक्सटेंडेड over parts of both Bactria and नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इन्होंने बैक्ट्रिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक भी अपने राज्य को यहाँ तक एक्सटेंड किया। एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर parts of Bactria and northwestern India। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स तक भी इन्होंने अपने एम्पायर को यहाँ एक्सटेंड किया था। और इन्होंने यहाँ पर साउथ जो अफगानिस्तान है, सदर्न साइड ऑफ अफगानिस्तान, सदर्न अफगानिस्तान, इनको भी यहाँ एक्सटेंड कर लिया था अपने एम्पायर को। अपने एम्पायर को यहाँ तक भी इन्होंने एक्सटेंड किया। साथ अफगानिस्तान के साथ साथ इन्होंने गंधारा के रीजन तक भी अपने राज्य को यहाँ एक्सटेंड किया। और इन्होंने अकेला गंधारा तक ही नहीं ये रुके, ये हमारा जो रिवर इंडस थी, हमारी जो रिवर इंडस थी उसके वेस्ट रीजन तक भी ये अपने राज्य को एक्सटेंड कर चुके थे। एंड रीजन वेस्ट ऑफ रिवर इंडस, इंडस नदी जो थी उसके वेस्ट साइड तक भी, वेस्ट रीजन तक भी इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड कर रखा था। तो ये हमारे एक्सटेंडेशन देखा हमने कि इन्होंने एक्सपेंशन कहाँ तक किया अपने राज्य का। अगर हम देखें तो इन्होंने जो कैपिटल रखी थी, जो इनकी कैपिटल थी, वो कैपिटल इनकी सकाला में थी। had his capital at सकाला। सकाला का जो रीजन है ये आज हमारा मॉडर्न सियालकोट का रीजन है। ये मॉडर्न
सियालकोट का रीजन है, ये मॉडर्न सियालकोट का रीजन है जो पाकिस्तान का पंजाब है। पाकिस्तान के एरिया में भी एक पंजाब रीजन है जहाँ पर सियालकोट नाम का एक यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सियालकोट। ये पंजाब में है, वो भी पाकिस्तान वाले पंजाब में, इंडिया वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में। ये सियालकोट का रीजन आज के टाइम पर सियालकोट पाकिस्तान में है जो पंजाब के रीजन में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। बार बार मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि ये पाकिस्तान वाला पंजाब रीजन है जिसमें एक जगह है जिसका आज जो नाम है, मॉडर्न नेम जिसका सियालकोट है। तो ये सियालकोट का रीजन पाकिस्तान में है, तो इसको अपनी इन्होंने कैपिटल बनाया। और यहाँ पर ये माना जाता है कि इन्होंने इन्वेड और कॉन्कर किया गंगा यमुना दोआब को भी। Believed that also invaded and conquered गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब के एरिया को भी इन्होंने इन्वेड किया, उसको कॉन्कर करने की कोशिश की। ये इन्होंने कॉन्कर करने की कोशिश तो की, लेकिन कॉन्कर कर भी लिया, फिर भी ये उसको एज एक मेंटेन करके नहीं रख पाए। अपने जो रीजन था इसको कॉन्कर करके नहीं रख पाए, ये इतना रिटेन नहीं रह पाया और ये इसमें फेल हो गए। बट फेल्ड, ये फेल हो गए थे इसको कॉन्कर करके रखने के लिए। ये इतना ज़्यादा जो है एक पोजीशन जो होती है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है कि कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट आ रहा है कोई भी क्लास में, चाहे वो कॉलेज लेवल पे है चाहे वो स्कूल लेवल पर बात करें, वो क्लासेस में, अपनी क्लासेस में वो है, वो काफ़ी टाइम से वो इंटेलिजेंट है, अच्छे से पढ़ाई भी करता है, रेगुलर सेल्फ स्टडी भी करता है और साथ के साथ क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आता है। तो वो क्लास में फर्स्ट आना मुश्किल बात नहीं है, मेहनत करोगे सभी आ जाएंगे, लेकिन उस फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उस फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन करके रखना, दैट आई एम ओनली द बेस्ट, nobody can compete me, nobody can make me realize that you are second, वो नहीं कर सकता कोई आपको। आप हमेशा जो है वो मेहनत करते हो, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहते हो। वो फर्स्ट पोजीशन जो होती है इसको मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फर्स्ट पोजीशन लाना इजी है, लेकिन अपने रुतबे को वहीं पर इस्टेब्लिश करके रखना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से ये इस रीजन को कॉन्कर तो कर लिया था, लेकिन उसको होल्ड करके रख पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी चीज़ को आप अगर कॉन्कर कर रहे हो तो उसको कॉन्कर करना तो इजी है। आप वॉर करोगे अपनी शिद्दत के साथ, जो है वो अपने चीज़ों को अपने बल के साथ आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। लड़ाई जो है, वॉर को हल जो है वो कर पाओगे। वहाँ पर वॉर में जो भी आप जो राजा करते थे वॉर्स में, वो चीज़ों अगर आपके पास आर्मी अच्छी है तो फिर आप लड़ाई भी अच्छे से कर सकते हो। लेकिन उसको करने के बाद, वो वॉर को जीतने के बाद, जिस जगह के लिए आपने वॉर किया, जिसको अपने अंडर आपने कॉन्कर कर लिया, उसको रखना, उसको होल्ड करके रख पाना बहुत मुश्किल होता है। वो चीज़ों को सेटिस्फाई करना हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो इतनी आसानी से नहीं होती, उनके लिए मेहनत ज़्यादा लगती है। तो ये इस चीज़ के लिए यहाँ पर फेल हो चुके थे। उसको रिटेन करने के लिए, रिटेन करके लंबे समय तक उसको रिटेन करके रखने के लिए ये मुश्किल था इनके लिए, तो ये इस चीज़ में फेल हो चुके थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मिनेंडर थे, इन्हें माना जाता है कि इन्होंने बुद्धिज़्म में ये कन्वर्ट हो चुके थे। ये बुद्धिज़्म जो था ये अपना चुके थे बुद्धिज़्म को। ये इन्होंने कन्वर्जन किया था नागसेना के थ्रू।
नागसेना जो थे उन्होंने इनका जो है वो कन्वर्जन करवा दिया था बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट बन गए थे, ये बुद्धिज़्म को फॉलो करने लग गए थे। और यहाँ पर जो है किंग मिलिंदा जो थे, यहाँ पर मेंशन किया गया है जो एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसका नाम है मिलिंदा फानो। मिलिंदा फानो में भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें, कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेना, नागसेना ने जो है इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द किंग मिलिंदा मेंशन इन द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये नागसेना वही हैं जिनका जो है हमारे पास जिक्र मिलता है मिलिंदा फानो, जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें हमारे जो है नागसेना और हमारे मिलिंदा जो है इनके बारे में मेंशन मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा फानो में। एक हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा पन्हो, मिलिंदा पन्हो, इसका मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, जिसमें हमें मेंशन मिलता है नागसेना और हमारे किंग मिलिंदा के बारे में। किंग मिलिंदा और नागसेना के बारे में यहाँ पर हमें मेंशन मिलता है। और अगर हम देखें तो ये मिलिंदा फानो जो टेक्स्ट है, ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये टेक्स्ट ऐसा है जिसके अंदर फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, विच कंटेन philosophical questions जो मिलिंदा ने पूछे थे नागसेना से, जो मिलिंदा ने नागसेना से पूछे थे। मिलिंदा आस्क्ड नागसेना, नागसेना को जो सवाल थे, जो क्वेश्चंस थे मिलिंदा ने पूछे थे, उनके बारे में यहाँ पर जो है हमें मेंशन मिलता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे मिलिंदा थे वो इनके नागसेना के जो आंसर ये दे रहे थे, जो भी ये क्वेश्चन पूछते थे उसका आंसर ये इतने अच्छे से दे रहे थे कि मिलिंदा जो थे वो इतने इम्प्रेस हो गए कि यहाँ पर उन्होंने, किंग ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया एज हिज रिलीजन। तो वो उनसे इतने ज़्यादा जो थे वो इम्प्रेस हो चुके थे कि उन्हें लगा कि अब मुझे जो बुद्धिज़्म का सेक्ट है अब उसे अपना लेना चाहिए। एंड द किंग एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म एज हिज रिलीजन। तो यहाँ पर जो हमारा, अगर हम देखें तो ये टेक्स्ट कहता है कि जो मिलिंदा थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे, इम्प्रेस्ड बाय answers and hence accepted बुद्धिज़्म एज हिज रिलीजन। तो ये इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे कि इन्होंने बुद्धिज़्म को ही अपना रिलीजन यहाँ पर मान लिया था। तो ये था हमारे जो हमारा मिलिंदर या मिलिंदा के बारे में था। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो किंग है वो है हर्मियस। हर्मियस ये लास्ट रूलर हैं ऑफ
दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर हर्मियस हैं। इन्होंने डिफीट किया था, ही वॉज डिफीटेड बाय द पार्थियंस अराउंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 2nd century BCE। अगर हम यहाँ पर बात करें लास्ट क्वार्टर ऑफ 2nd century BC की अगर हम बात करें, देन जो हर्मियस थे, ही वॉज डिफीटेड बाय द पार्थियंस, इनको पार्थियंस ने हरा दिया था। डिफीटेड बाय पार्थियंस, इनको पार्थियंस ने हरा दिया था अराउंड लास्ट क्वार्टर ऑफ 2nd century BCE, which led to end of the Greek rule in Bactria। और इससे क्या हुआ कि जो बैक्ट्रियास का जो राज्य था वो यहाँ पर एंड होता गया। led to end of Greek rule in बैक्ट्रिया में ग्रीक रूल जो था उसका अंत हो चुका था। वो लास्ट जो एम्परर थे उसके बाद इसका जो है वो अंत तय हो चुका था, वो अंत आ चुका था। और इन्होंने जो है यहाँ पर हिंदू कुश का जो साउथ एरिया था वहाँ पर भी हमारे ग्रीक रूल्स जो थे, ग्रीक्स का जो रूल था वो वहाँ पर भी एंड हो चुका था। एरिया टू द साउथ ऑफ हिंदू कुश, तो यहाँ पर ये जो एरिया था साउथ का जो पार्ट था, हिंदू कुश जो माउंटेन है उसका जो साउथ वाला पार्ट था, वहाँ पर ग्रीक्स का रूल जो था वो अंत आ चुका था। तो ये हम हमारे जो हर्मियस थे उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, जो इंडो ग्रीक रूल्स थे ये कंटिन्यू रखते हैं अपने राज्य को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक। और यहाँ पर जो थे हमारे इंडो ग्रीक रूल जो था, इंडो ग्रीक जो रूल था ये कंटिन्यू रहा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक। continued in नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और यहाँ पर ही हमें मेंशन मिलता है हमारी जो क्वीन थी अगाथोक्लिया, जो थी हमारी क्वीन थी, यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर मेंशन मिलता है। ये मिनेंडर जो 1 थे उनकी ये जो क्वीन थी। और इनके बेटे स्ट्रेटो के बारे में भी हमें यहाँ पर जो जॉइंट कॉइन्स यहाँ पर थे हमें मिले थे, वहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर जो कॉइन्स हमने एक्सकावेट किए, जो कॉइन्स यहाँ पर एक्सकावेट हुए थे, कॉइन्स जो मिले थे, उनके जो है इनको देखने के बाद ही हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जो मिनेंडर 1 की जो क्वींस थी, देखो एक राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी तब के टाइम पर, बहुत सारी जो रानियां हुआ करती थी एक राजा की। तो उनमें से ही एक जो रानी थी उनका नाम था क्वीन अगाथोक्लिया। ये एक क्वीन थी, मिनेंडर 1 की ये क्वीन थी,
और इनके जो बेटे थे, क्वीन के जो सन थे, इनके बेटे थे स्ट्रैटो। इन्होंने भी, इनके बारे में हमें जो है वो कॉइन्स से ही पता चलता है, इनके बारे में भी हमें कॉइन्स से ही पता चलता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल। अभी इंडो ग्रीक रूल का इम्पैक्ट क्या रहा, अब हम उससे जो है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक रूल। जो इंडो ग्रीक्स थे ये पहले रूलर थे इंडिया में जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया था। फर्स्ट रूलर्स टू इशू कॉइन्स, जिन्होंने कॉइन्स को यहाँ पर इशू किया था, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारे पास मटेरियल है, इसके बने हुए जो कॉइन्स थे वो यहाँ पर इशू किए गए थे फर्स्ट टाइम बाय द इंडो ग्रीक रूलर्स। ये जो थे इन्होंने पहली बार इंडिया में इशू किए थे कॉइन्स जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल के बने हुए थे। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कॉइन्स थे, शाकास, पार्थियंस, क्षत्रपास, these followed the basic features of the Indo-Greek coinage। तो यहाँ पर जो कॉइन्स थे शाकास, पार्थियंस, क्षत्रप्स, इनके जो यहाँ पर कॉइन्स देखे थे, इनके जो बेसिक फीचर्स थे, ये सारे जो लिए गए थे ये इंडो ग्रीक कॉइनेज से ही लिए गए थे। जो कॉइन्स थे शाकास के, पार्थियंस के, क्षत्रपास जो थे, इनके जो कॉइन्स थे वो जो थे वो लगभग इनके जो बेसिक फीचर्स थे वो मैच कर रहे थे इंडो ग्रीक कॉइनेज के साथ। और यहाँ पर इन अगर हम देखें तो फिर बायलिंगुअल एंड बायस्क्रिप्ट लेजेंड्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर बायलिंगुअल एंड बायस्क्रिप्ट लेजेंड्स जो थे इनको इंक्लूड किया जाता है। जो इंडो ग्रीक कॉइन्स जो थे ये एक मिनिएचर थे, एस्थेटिक एक्सीलेंस ऑफ प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो थे इंडो ग्रीक कॉइन्स जो थे ये बहुत ही ज़्यादा, या ये मिनिएचर एस्थेटिक सी चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा ये मिनिएचर कॉइन्स थे, ये इनका एक प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू था और यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन जो था उसको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करते थे। इसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो दी गई थी जो बहुत ही यूज़फुल है ऑन इमर्जिंग रिलीजियस सेक्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पर एक रिलीजियन और एक सेक्ट्स जो थे वो यहाँ पर जो थे वो एक दूसरे के साथ इमर्ज कर रहे थे। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ इमर्ज कर रहे थे, तो यहाँ पर रिलीजियस सेक्ट और कल्ट्स जो थे वो अलग अलग यहाँ पर शो हो रहे थे, जो अब जो है हम दोनों को ही मान्यता हम दे रहे हैं। तो आज जो है आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें
तो यहाँ पर मान्यता दोनों की ही यहाँ पर बराबर हो रही थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो इंडो ग्रीक कॉइनेज है, यहाँ पर अगर हम देखें जो इंडो ग्रीक कॉइनेज है, इसके ऊपर बायलिंगुअल एंड बायस्क्रिप्ट लेजेंड्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बायलिंगुअल एंड बायस्क्रिप्ट लेजेंड्स। जो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे, यहाँ पर हमारे पास ये एक, यहाँ पर दो अलग अलग रिलीजियस सेक्ट और कल्ट्स को यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो रिलीजियस सेक्ट्स थे वो यहाँ एक दूसरे के साथ इंटरमिंगलिंग जो थी वो यहाँ पर शो कर रहे थे। इंटरमिंगलिंग यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो इंटरमिंगलिंग जो थी यहाँ पर हमें दो रिलीजियस और कल्ट्स की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। कॉइनेज से हमें यहाँ पर जो हमारा इमर्जिंग हो रहा था एक दूसरे के साथ, हम जो मिलजुल कर यहाँ पर रह रहे थे वो यहाँ पर और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर बाहर से जो इन्वेजन्स हो रही थी हम उनको भी यहाँ पर जो था वो एक तरह से जो है वो वेलकम ही कर रहे थे, उनके साथ घुल मिलने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर भी रिलीजियस कल्ट्स जो थे वो एक दूसरे के साथ इमर्ज होने का यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। रिलीजियस सेक्ट्स एंड कल्ट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा कॉइनेज के बारे में हमने देखा। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अभी हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक रूल ख़त्म नहीं हुआ है, ये पॉइंट अभी बाकी है, इसको आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो देन share this video and do subscribe the channel. Thank you for the support which you have shown, and thank you for showing me such a love which you have shown in all the comments which I have read recently. Thank you so much once again for watching my videos.